हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ खास मेहमान राजकीय शिक्षिका साहित्यकार मंजू किशोर रश्मि जी हैं। मंजू किशोर रश्मि जी जिसे हम साहित्य सृजन के बारे में इनसे जानेंगे, साथ ही इन्होंने क्या लिखा और क्या समाज को दिया, सारी जानकारी हम मंजू जी से जानेंगे। मंजू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। दर्शकों का भी धन्यवाद। मंजू जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ से है और आपने साहित्य सृजन कब से प्रारंभ किया? शिक्षा कोटा में ही हुई है और मूलतः मेरे पिताश्री और हमारा गांव बारा के पास माथनी से हैं हम लोग। और बचपन मेरा बूंदी ज़िले में बीता है 7-8 साल तक। उसके बाद हम कोटा में ही हैं क्योंकि मेरे पापा की पूरी सर्विस बूंदी ज़िले में ही रही है। इस कारण बूंदी से हमारा जुड़ाव रहा और शिक्षा के तहत बच्चों की भविष्य के लिए पापा ने मकान कोटा में ही बनाया, इसलिए सारी दीक्षा थी हमारी कोटा में ही हुई है। मंजू जी, आप एक शिक्षिका हैं जी, और साहित्य सृजन करना एक बहुत बड़ा काम माना जाता है, तो कैसे आप साहित्य सृजन की तरफ आपका रुख हुआ? इसका कारण तो अपन यही समझ सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ी छोटी थी तब से ही मेरा ऐसा झुकाव रहा है साहित्य के प्रति। ये कह सकते हैं कि मैंने भले ही मतलब बड़े बड़े साहित्यकारों को नहीं पढ़ा, लेकिन जो किताबें अपनी कोर्स में आती थी वो किताबें हैं। और जो साहित्यिक छोटी मोटी किताबें हैं, कहानियाँ हैं, बालहंस वगैरह है, ऐसी चीज़ें हैं। और मुझे कुछ विषमताएं जो होती थी ना, तो बचपन से ही वो मतलब मेरे अंदर उससे सोच के कुछ ऐसा महसूस होता था। और हमारे तो कोटा में वैसे भी बहुत साहित्यकार हैं और हमारा कोटा दशहरा आपने देखा है कि साहित्यकारों के लिए मशहूर है। तो जब मेरे पापा को बहुत शौक़ था कवि सम्मेलन आदि सुनने का, तो मैंने उन लोगों को भी, जैसे मुकुट भाई साहब हैं और भी अपने दुर्गादान सिंह जी हैं, ये इन लोगों को जब मैं मंच पे देखती थी तो मेरे अंदर से ऐसा महसूस होता था कि काश कभी ऐसा हो कि मैं भी इन लोगों के सानिध्य में आऊं, कभी लोग मुझे भी देखें, मुझे भी सुने। तो इस तरह ही मेरा ये रुझान हुआ। और मेरे पिताश्री को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनको नई नई जानकारियाँ, वो लिखते भले ना थे लेकिन जानकारियाँ कलेक्ट करने का शौक़ था। तो इसी के तहत मेरा लिखने का शौक़ शुरू से थोड़ा 9th-10th क्लास से ही शुरू हुआ। मंजू जी, जो आप बता रहे हो कि हाड़ौती एक साहित्यकारों का गढ़ है, तो यहाँ किसकी प्रेरणा आपको ज़्यादा मिली साहित्यकारों के रूप में? साहित्यकारों के रूप में मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है। यहाँ आदरणीय मुकुट जी भाई सबको पढ़ा, विजय जोशी जी भाई सबको पढ़ा, और जितेंद्र निर्मोही जी को पढ़ा, हरिचरण जी की पढ़ी, ओम नागर जी की किताबें पढ़ी, बद्रीलाल द्विवेदी जी को पढ़ा। ऐसे ही ये लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े और भी साहित्यकार लोग हैं, उन लोगों को मैंने पढ़ा। और पढ़ने से ही मेरी थोड़ी और ज़्यादा जिज्ञासा भी शांत हुई है, यूँ कह सकते हैं, और मुझे मार्गदर्शन भी मिला है। और समय समय पे जब कार्यक्रमों में और इनमें मैं इन लोगों से बड़े साहित्यकारों से मिलती हूँ तो मोटिवेशन देते हैं लोग। अच्छा, और थोड़ा सा भी अगर हम कुछ करते हैं तो वो उसमें और कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रेरणाएं देते हैं। मंजू जी, साहित्य सृजन जो आपने किया उसमें कई बार काव्य गोष्ठियाँ भी होती है, आपने काव्य गोष्ठियों में भी अपना भाग लिया? हाँ, कुछ कभी कभी काव्य गोष्ठियों में जाती हूँ। वैसे देखो, मेरा लिखना मुक्त छंद में लिखती हूँ और मेरा ज़्यादा मंचों की ओर रुख नहीं है। बिल्कुल, मैं मंचों की ओर रुख मेरा शुरू से नहीं रहा है, इसलिए मेरा मंच की ओर रुख नहीं है। लेकिन जब साहित्य की गोष्ठियाँ होती है उसमें मैं कोशिश करती हूँ, भाग लेती हूँ। मंजू जी, आपने किस विधा में लिखा और अब तक कितना लिख चुके हैं आप?
हाँ, 3 पुस्तकें हैं मेरी, 2 हिंदी की है और 1 राजस्थानी की है। कुछ कहानियाँ हैं और लघु कथाएँ हैं, कुछ लेख भी हैं और समीक्षाएँ। मेरा मतलब यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कविताएँ, दूसरा समीक्षाएँ। मेरा जब पढ़ने का शौक़ है तो मेरे ये शुरू से ही है सर मेरा कि अगर मैं कुछ पढ़ती हूँ ना तो उसके बारे में समीक्षात्मक कुछ पहले भी लिखती थी, छोटी मोटी, चाहे मैंने कोई कहानी पढ़ी हो, कोई मैंने उपन्यास पढ़ा हो, तो कोशिश करती थी 2-4 लाइनें उसके बारे में कि इसमें क्या था। और अब जैसे मान लो मैं इस क्षेत्र में आ गई हूँ 2000 के बाद में, 2020 के बाद में, मतलब मैंने एक तरह से रेगुलर कर दिया है, पहले नहीं करती थी। तो समीक्षाएं मेरी भी, मैं अपनी जिनकी भी बड़े साहित्यकारों की हो चाहे छोटे साहित्यकारों की हो, जो भी पुस्तक मुझे मिलती है मैं कोशिश करती हूँ उसको लिखने की, और ये करती हूँ मैं। अच्छा। मंजू जी, आपका जो साहित्य प्रकाशन हुआ वह किसी अकादमी से हुआ या स्वयं ने आपने पुस्तक? हाँ, एक पहली जो मेरी किताब है भावों का स्पंदन जी, जो सामाजिक सरोकार से रिलेटेड है, वो मैंने स्वयं ही करवाई प्रकाशन। बाकी 2 पुस्तकें हैं, भावों का स्पंदन एक ये और एक अपने ये थसू मिलता ही, तो ये दोनों साहित्य अकादमिक सहयोग से छपी है। मंजू जी, साहित्य लिखना एक बहुत बड़ी कला है और इसका प्रकाशन कराना तो और टेढ़ी खीर है, तो इसमें आपको काफ़ी खर्चा लगता होगा। खर्चा क्या, शुरुआत में तो सर करना ही पड़ता है, यूँ कह सकते हैं। और एक लेखक की इच्छा भी होती है कि कोई भी हो, लेखक ही नहीं, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कुछ चीज़ करता है तो वो चाहता है कि मेरा जो करने का तरीका है या मेरी जो उपलब्धि है या अपने आप की जो चीज़ है उसको हम दूसरों को दिखाएं, दूसरों को बताएं, उससे किसी को अगर लाभ है तो उसको हम समाज के सामने रखें। यही एक मोटिव होता है किताब निकालने का, प्रकाशित कराने का। मंजू जी, आपने आपके साहित्य में समाज के लिए ऐसा क्या लिखा, क्या संदेश आप समाज को देना चाहती हैं? साहित्य में समाज सकारात्मक संदेश अगर कोई लेखक देता है तो वही सार्थक होता है। मेरी किताबें भी वही संदेश देती है। मेरी 3 किताबें अभी जो है वो कविताओं की किताबें हैं, और मेरा यूँ कह सकते हैं कि मेरी कविताओं में प्रेम ही सबसे अधिक है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रेम एक, यूँ कह सकते हैं, सभी भावनाओं का, सभी क्रियाओं का, सभी रसों का और सभी भाव अभिव्यक्तियों का सबसे बड़ा यूँ कह सकते हैं, इन सब के ऊपर पेपर वेट का काम करता है कि यही है, क्रोध हो, स्नेह हो, घृणा हो, जो भी हो, लेकिन ये प्रेम के बाद में ही आती है। और प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी अभिव्यक्तियों पे, इन मनुष्य की जो दिखाने की वो क्षमता है, उसके ऊपर यही एक चीज़ है जो काबू पा सकता है। संसार में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज जो अराजकताएँ फैल रही है, आज जो यूँ कह सकते हैं संवेदनहीनता ही हो रही है, आज जो समाज में और भी कई तरह की जो आप समझ सकते हैं समस्याएं हो रही है, जो बच्चों में मान लो कुंठाएँ हो रही है, बड़ों में आत्मग्लानि, या मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब हो रही है, इसको मिटाने का एक जरिया प्रेम ही है। मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी कविताओं में वही चीज़ है, वही मैं अपने समाज को देना चाहती हूँ कि प्रेम ही सबसे शाश्वत सत्य है। प्रेम को ही अपनाएं और सारी चीज़ें उसी प्रेम के ही कारण, यूँ कह सकते हैं, सारी समस्याएं जितनी भी है व्यक्ति की, वो मिट सकती है। मंजू जी, आपने कविताएं भी लिखी है जी, कोई कविता हो हमारे दर्शकों को सुनाए। हाँ सर, ये मेरी पहली पुस्तक है, तो पहली कविता इसी में से ही लूँ। तुम भारत की नारी हो, हुंकार भरी आवाज़ दो। तुम भारत की नारी हो, हुंकार भरी आवाज़ दो, प्यार दो, सम्मान दो, अपनी एक पहचान दो। तुम भारत की नारी हो, हुंकार भरी आवाज़ दो। कल्पना हो, किरण हो, कल्पना हो, किरण हो, उषा हो, मल्लिका हो। तुम भारत की नारी हो, सपनों को आकार दो,
तुम भारत की नारी हो, सपनों को आकार दो। श्रृंगार हो, सपना हो, श्रृंगार हो, सपना हो, नवरचना संहार हो। तुम भारत की नारी हो, सब जीवन को तार दो। तुम भारत की नारी हो, सब जीवन को तार दो। गुरु हो, ज्ञान दो, गुरु हो, ज्ञान दो, अंधकार को छान दो। तुतलाती बोली को तुम सिंह की दहाड़ दो। तुम भारत की नारी हो, हुंकार भरी आवाज़ दो। तुम भारत की नारी हो, हुंकार भरी आवाज़ दो। मंजू जी, बहुत अच्छी दादी पर आपने कविता सुनाई। मंजू जी, साहित्य जो लेखन है आपका, ये आप अनवरत जारी रखना चाहेंगी? जी जी जी। मंजू जी, अब आप समाज की कई जो साहित्य में आपने कुंठाएँ भी लिखी जी, और कुछ छंद भी लिखे आपने, तो छंद तो दूसरी देखूंगी मैं। वैसे मुक्त छंद ही मेरी ज़्यादा है, और इसी से ही जो कह सकते हैं कुंठाएँ जो अपने अंदर जो मतलब कहीं से जब हम देखते हैं समाज में, हमें जब कोई बात ऐसी कचोटती है तो हमें लिखने को मजबूर करती है, यूँ कह सकते हैं आप। तो इसी पे ही मेरी एक है, अपने कोटा से ही लेकर जो लोगों को ये कह सकते हैं कविताएं बहुत, इस पूरी पुस्तक में ये कविता बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ये हट के विषय पे है। कोटा कचौरी वाला, रतन कचौरी वाला, जोधपुर कचौरी वाला, रमेश कचौरी ठेले वाला। भीड़ लगी है इतनी जैसे राशन की दुकान। लोग कढ़ाई पर नजरें गड़ाए, दुनिया जहाँ से बेखबर। बने कब लें, कब बने कब लें। हर व्यक्ति की सोच सबसे पहले मैं ही लूँगा। ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए और मैं रह जाऊँ। अब अमीर गोगल वाला, गरीब चश्मे वाला। अमीर गोगल वाला, गरीब चश्मे वाला, टाई वाला, सूट वाला, और फटी शर्ट और कुर्ते वाला भी उसी लाइन में है, कचौरी की लाइन में है। आतुरता सभी की देखने लायक है, यानी सब एक ही निगाह से उस कचौरी की तरफ ध्यान गड़ाए बैठे हैं। देख रही हूँ, अंतर करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कौन भूख वाला है, कौन शौक वाला है। या भाई कौन भूख की वजह से कचौरी खाना चाहता है, मतलब कि कौन शौक से कचौरी ले रहा है। कचौरी आई, धक्का मुक्की चली, राजा रंक छूत अछूत सब साथ। भेदभाव करने की ना जाने क्यों यहाँ फुर्सत ही नहीं मिल रही लोगों को। कचौरी चटनी सबके लिए एक ही हाथ, नपे तुले हाथों से मशीन की रफ्तार लिए देता चला गया। मैंने देखा पैसे में भी अंतर नहीं है, बस 10 रुपये दो और कचौरी लो, 10 रुपये दो और कचौरी लो। बच्चा बूढ़ा जवान आदमी औरत बिना भेदभाव नज़रों को उठाए बिना कागज़ कचौरी चटनी और हाथ। इतनी फुर्सत भी नहीं कौन कचौरी लेने वाला है, इतनी फुर्सत भी नहीं कौन कचौरी लेने वाला है। कौन कहारे महारे मेहतरे गंदा है साफ़ है चमार, जो भी है बस हाथ में आए 10 रुपये और कचौरी हाथ दे दी। महसूस कर अनुभव हुआ वहारे पैसा, इसे पैसा ही है इसे जो उसे भेदभाव करने की फुर्सत नहीं दे रहा। दूसरा उससे बड़ा सच, भूख है जो गरीब अमीर ऊंच नीच सभी की एक जैसी है। भूख है जो गरीब अमीर ऊंच नीच सबकी एक जैसी है। बस भूख की लाइन सिर्फ एक है, सिर्फ भूख की लाइन सिर्फ एक है। नफरत जात पात गरीब अमीरी देखने की दृष्टि नहीं आने देती। सिर्फ कचौरी के लालच ने कितना अंतर पाड़ दिया मेरे भाई कचौरी वाले अनजाने ही। मंजू जी, बहुत अच्छी है, आपने कोटा कचौरी पर ये कविता लिखी। मंजू जी, आपको साहित्य के क्षेत्र में कोई पुरस्कार या कोई उपलब्धि आपकी क्या? हाँ, साहित्य के क्षेत्र में एक तो मुझे पहले साहित्य क्या कहते हैं दलित साहित्य अकेदमी दिल्ली से झलकारी भाई का मिला था 2007 में। उसके बाद यहाँ हमारा शिक्षक दिवस पे मिला, और यहाँ हाड़ौती में जो अपने कर्मयोगी साहित्य सम्मान मिला, और भी
मिले हैं छोटे मोटे, और कह सकते हैं आप, पर बड़ा साहित्यिक कोई सम्मान अभी तक मेरी झोली में नहीं है। बाकी छोटे मोटे 50 से ऐसे सम्मान तो हैं, लेकिन मंजू जी निरंतर आगे यात्राएं चलती रहेगी। ईश्वर देखते हैं क्या करता है। वैसे सम्मान की चाह नहीं है, हमारा काम है लिखना, और हमारे लिखने से ही, सिर्फ साहित्य के लिए हमारे लिखने से ही अगर हम समाज को हम कुछ सकारात्मकता दे सकते हैं, अच्छी बात दे सकते हैं, बस यही मेरा मोटिव है। मंजू जी, आज साहित्य लेखन पर बहुत काम हो रहा है जी अपनी हाड़ौती में जी। तो ऐसे आप देखते होंगे कई जो युवा साहित्यकार भी सामने आ रहे हैं जी, और आप भी उनको प्रेरणा देती हैं इस तरह युवा हाँ साहित्यकारों को? जरूर देते हैं ना, क्यों नहीं, ये हमारा नैतिक दायित्व है। अगर मान लो ऐसा ना हो तो हम लोगों को कौन, जब हम भी तो नए हैं, हमें अगर बड़े हमारा हाथ ना पकड़ते, मान लो हमारे बड़े साहित्यकार हमें मार्गदर्शन नहीं देते, तो हम भी इतना आगे नहीं आ पाते जितना सा भी हम आगे हैं। तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हमारे साथ जो है, हमसे सहयोग की जो अपेक्षाएं करते हैं, तो हमें भी उनकी दिल खोल करके बिना राग देश के साथ मतलब उनकी समस्याएं सॉल्व करनी चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। मंजू जी, आप एक राज के शिक्षिका भी हैं। जी जी। और आज के जो बच्चे को आप शिक्षा दे रही हो जी। लेकिन बाल साहित्य का कहीं न कहीं अभाव देखा जाता है, ऐसा मानना है आपका? नहीं, बाल साहित्य का अभाव देखा तो नहीं, मतलब यूँ कह सकते हैं पहले ऐसा था कि बहुत कम था, लेकिन अभी कुछ लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और अब तो डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल की उससे बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा है। लेकिन फिर भी पुस्तकों का जो हम कहें और सरलीकरण का जो कहें कि लोग है ना जटिलता की और पता नहीं क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सरलीकरण जो था ना बच्चों के लिए, जो बच्चों की जुबान पे जो आ जाता था, जैसे मैं एक बहुत छोटी थी तब यूँ कहते हैं कि गधा एकता चढ़ता वन में, वो एक लंबी सी कहानी थी गधे की, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से याद हो जाती थी, मतलब सरलता थी उसमें। सरलता थी। तो वो सरलता नहीं आ पा रही है। मैंने भी थोड़ा सा कुछ लिखा है, वैसे तो कुछ कविताएं हैं मेरी, कुछ कहानियां हैं इसी के ऊपर, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि सरलता हो। और आज जो यूँ कहते हैं ना मोबाइल का जो युग है, वो बच्चों के लिए थोड़ा ख़तरनाक है। उस पर हम कितने भी पैरे लगा दें, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हम जिस तरह का आज का वातावरण है ना, परिवार में कह सकते हैं आप, घर में, परिवार में, स्कूल में, बाहर, मतलब टीवी, जो कह सकते हैं आईटी का जो ज़माना है या मोबाइल का जो ज़माना है, तो उसको माँ बाप ही ऐसा कोशिश करें कि पहले हम उसको कम करें, ताकि बच्चों को हम रोक सकें। क्योंकि किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। बच्चे तो क्या है, जैसे आपने कहा कि हम अध्यापक हैं, तो हमारा आचरण बच्चे, हम वहाँ जाएंगे 5 घंटे उनके पास रहेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो नोटिस करते हैं बच्चे। तो वैसा ही सबसे पहले बच्चा तो परिवार में ही आँखें खोलता है। तो हम अभिभावक होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों के सामने किस तरह पेश आए, और किस चीज़ के लिए रोकने के पहले, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम पहले मना हो तब जाके बच्चा मना होगा। मंजू जी, आज के जो युवा, उनको आप साहित्य के रूप में क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है या जो भी चीज़ बुरी लगती है, उसको अभिव्यक्त करें, आप मन में ना रखें। आपने भी थोड़े दिन पहले अभियान चलाया था मैंने भी शायद उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था कि आत्महत्याएं जो बच्चे कर रहे हैं, युवा जो है, तो उनका एक मेन कारण ये है कि आज का बच्चा है ना अभिव्यक्त नहीं करता है किसी चीज़ को। मतलब क्या सोचता है, डरता है, या कोई और सोचता है दूसरा क्या सोच लेगा, मैं फेल हो जाऊं, या कुछ और चीज़ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी अभिव्यक्ति को वो जारी रखे, अभिव्यक्त करे, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, कोई किसी को कुछ भी लगे, लेकिन तुम अपने अंदर जो है ना उसे आप बाहर निकालो। और लेखन का भी यही एक है कि आपको जैसा भी लग रहा है, आप जो भी महसूस करते हैं, आप अपने आसपास के वातावरण में जो
पृष्ठभूमि है वो वहीं, लेखन की पृष्ठभूमि भी वहीं से मिलती है कि कैसे क्या चीज़ है। हम भी कहीं और चीज़ों से तो लाते ही नहीं है, वही है। तो अभिव्यक्ति एक मेन वो है, ये कह सकती हूँ मैं। मंजू जी, आपने बहुत कुछ लिखा होगा, कुछ पांडुलिपियाँ भी तैयार है क्या आपकी? जी जी, अभी मेरी है ना कहानियों की पांडुलिपि है और एक हिंदी की कहानियाँ हैं, कुछ 15-20 से कहानियाँ हैं जो अब वो मैं चाहती हूँ जल्दी ही आ जाए। और एक राजस्थानी का उपन्यास है तस नाम से, तो वो भी इसी वर्ष आ जाएगा। और यूँ है कि मैं ना अभी मैंने कुछ हाल ही में मैंने बाहर के भी बहुत लोगों को पढ़ा है, मान लो कृष्णा जी को पढ़ा है, रतन कुमार सामरिया जी की जो मेरी अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनका उपन्यास पढ़ा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। और उसी से ही मेरे दिमाग में ये आया था कि आगे ये तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन जो अपने यहाँ कोटा में भी साटिया जो हाशिए के लोग जो हैं, साटिया हो गया, हाँ, उन पे मैं काम मैंने थोड़ा सा शुरू किया है और देखते हैं आगे और कुछ करना चाहती हूँ। मंजू जी, आपने राजस्थानी में भी कविताएं लिखी है, राजस्थानी भाषा में। जी जी। तो हमारे दर्शकों को राजस्थानी भाषा की कविता सुनाए। किताब है मेरी, सु मिलता ही जी, इसकी एक कविता सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल। तू काई जाने तरसबो। हाँ बिल्कुल। थारो मारो बंधाण सबन ना आओ बावड़िया, ई लेख के मन न जोड़िया, जे तू खुश हो रही छे मने अपनार, थारी पथवारिया में यूं ही न मांडिया मन ने मांडना। बहुत बढ़िया। थारी पथवारिया में यूं ही न मांडिया मन ने मांडना, मने करया छे पाछला जन्म सुही, थाने बाबा कांड घना जतन। बहुत बढ़िया। दबाया छे चाकरी में भगवान का चरण, आंसू आंसू धोया छे पगलिया, पियो छे चंद्रामत घणो, फिर भी तो देख मिलो तो सरी तू पण दूसरा को होर, तरस तो ही रह गयो मन को मोर, थारा प्रेम का बादला अठी उठी बरस गया, फिर ई जन्म में कर रही छू मनवार थसा मिलबा की बेदर्दी काना सू, कर रही छू अरज बरत उपवास पूजा, नारी छू सावण भूखी प्यासी, बहुत बढ़िया। हाड़ जमाती ठंड में नोड़ता में पानी पी पीर, कर रही छू आराधना जोगणिया माई की, मंदिर मंदिर थानक थानक तीरथ तीरथ कर रही छू ढोक बीनती, बहुत बढ़िया। उल्टो साथियों मांड आई छू मंदिर के पाछे, उल्टो साथियों मांड आई छू मंदिर के पाछे, अगला जन्म में मने ही दे दीजिए उको हाथ, दोनी जोड़ा सुहार करेंगा सुल्टो साथियों, बहुत बढ़िया। और कर देंगे सवा मणि 7 जन्म का ही, जन्म जन्म ताई करूँगी थारी चाकरी, अब के राख लीजिए मारो मन संभाल, अतना करया सु तो 7 जमारा सफल हो जावे छे एक बार में ही, ई जन्म में भी न मिलिया तो फिर जन्म लेंगा धरती पर, थने पाबो घणो कठिन छे, तू काई जाने तरस को, तू काई जाने तरस को। बहुत बढ़िया। माइंड भाषा में बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। एक कविता आप और हमारे दर्शकों को सुनाए। राजस्थानी में ही सुना। हाँ, राजस्थानी में सुनाओ जी। उदासिया बोऊगा तो उदासिया ही काटेगा, वाह बहुत बढ़िया। उदासिया बोऊगा तो उदासिया ही काटेगा, अड़ोत्या को पानी मंगरा न चढ़ा, बहुत बढ़िया। उदासिया बोऊगा तो उदासिया ही काटेगा, अड़ोत्या को पानी मंगरा न चढ़ा, भगत भगत का मोती छे, भगत खड़ी फिर हो गया कथीर, भगत भगत का मोती छे, भगत खड़ी और फिर हो गया कथीर, काल चिड़ो चुप जाओ छे सारा का सारा नौसरहार, बहुत बढ़िया। सारो जीवन देखता देखता ही फिर कतनी ही साँच दुआ लो, फिर कतनी ही साँच दुआ दो, कोई न माने हथेलिया पर कतना ही उगवा लो अमलतास, हथेलिया पर कतना ही उगा लो अमलतास, पण जेरीला पानी सू न आवे सोरम का फूल। बिल्कुल सही की। चारों मेर फिर देख लियो सारा का सारा जग में, प्रेम ही छे वा ताकत, प्रेम ही छे वा ताकत, जो समरथ न भी झुक बाबे मजबूर कर दे छे, प्रेम में ही छे वा ताकत, जो समरथ न भी झुक बाबे मजबूर कर दे छे, न तो कटी सुदामा में ताकत थी किसन सु,
न तो कठी सुदामा में ताकच्ची किसन सु पग पर कराबा की बिल्कुल। सूखा चावल ख्वाबा की और 56 भोग छुड़ार विदुर का लीलो शाक ख्वाबा की। अब भी तू न समझे तो तू ही जाने, प्रेम तो खेल चे समर्पण को लोग लाज छोड़बा को। जैसा रुक्मणी छोड़ाई छी और राधा ने तज दीची लाज, और राधा ने तज दीची लाज, देख मीरा बावली होगी ले मंजीरा, और अशा ही मन भी तज दी लाज की चूंदड़ी, अशा मन ही तज दी बहुत लाज। बहुत बढ़िया मंजू जी राजस्थानी भाषा में और भी लिखोगी आप, ऐसा जी। मानती हो? जी जी है, मैं एक अभी कुछ कहानियाँ हैं मेरी, और उसके बाद उपन्यास लगभग तैयार ही है। तस नाम मैंने उसका रखा है, तस यानी अपने प्यास। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि समाज में जो अंधकार में जो तम महिलाओं को लेकर जो बिल्कुल कह सकते हैं समाज के लोगों के दिमाग में जो चलता रहता है, बिल्कुल। उसी के ऊपर वो है कि किस तरह नारियाँ अबला नहीं होती है, चाहे आप उनके साथ धोखे से या अपनत्व के धोखे से, यूँ कह सकते हैं आप कि झूठे अपनत्व के धोखे से उनके साथ आप फरेब कर सकते हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, वो अपना सर्वस्व कर सकती है। बिल्कुल। ये उसका संदेश रहेगा मेरे राजस्थानी जो नई उपन्यास किताब का। है। अच्छा। ये थी हमारे साथ साहित्यकार मंजू किशोर रश्मि जी। इन्होंने इनके साहित्य सृजन के बारे में आप लोगों को बताया और समाज के लिए क्या इन्होंने साहित्य में लिखा, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी।